लोगों को बहुत दिनों के बाद लक्ष्य का हम लोग फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। फिर से आप ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, दो चीजें आपको बोलनी है। एक आपकी तैयारी को लेकर और एक मैं अपने तैयारी को लेकर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको अपने अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान रखो और जो कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट मैं यहां दे रहा हूं इसको सही से बनाने की कोशिश करो, क्योंकि न तो कंप्रीहेंशन बहुत आसान है, न ही सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत आसान है, और एकदम स्टैंडर्ड पे क्वेश्चंस हैं कि अगर वो बहुत टफ भी पेपर करेगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सो इन तीनों चीजों पे, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेज आदि आपका पढ़ा हुआ आ गया नहीं आया, ये एक लक की चीज है, उस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते हो। सो वर्ड से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो लक की हैं। आपका अगर लक अच्छा है तो आपकी पढ़ी हुई चीजें आ गई। अदरवाइज यहां पे अंडरस्टैंडिंग बेसिस में जिसके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं उसमें लक का फैक्टर नहीं है, आपकी तैयारी का लेवल है। दूसरा मेरा कि थोड़े इन वीडियोस को थोड़े शेयर करो, अगर व्यूज बढ़ेंगे ना, क्योंकि अंडररेटेड तो है, आपको ही पता है, थोड़े बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, इन दोनों के बाद से आप अपने आंसर्स को जरा मैच कीजिए। दिक्कत लगे वीडियो को पॉज कर लीजिए थोड़ा, और ध्यान रखिएगा 30 का आंसर बी है। वीडियो को पॉज कर लें, जैसा भी हो, जो भी करना हो, एंड चलिए अब हम लोग एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने स्पेलिंग मिस्टेक दिया था और जानबूझ के, आप ध्यान दो, अगर यहां पे प्रिंसिपल का दो मीनिंग होता है ना, एक होता है मुख्य, किसी स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल, दो मीनिंग हो गया, और अगर सिद्धांत की बात आएगी तो वो होगा PLE। तो आपका बेसिक प्रिंसिपल में तुम्हारा स्पेलिंग वहां यहां पे PLE वाला होना चाहिए था, PAL वाला नहीं। नेक्स्ट मूव कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का था। आई फील कि ये अच्छे लेवल पे है। अब आप, अगर मैं फिर से बोला, बीच में थोड़ा मिस कर गया था, मतलब बीच में गैप हो गया है, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं कि जब आप पढ़ो ना सेंटेंस अरेंजमेंट के सेंटेंसेस को, तो इसके लिए पढ़ो कि सेंटेंसेस का आपस में कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा। अब जरा अगर आप देखो तो यहां पे लगा हुआ है ही, सी के शुरू में ही बोलने का मतलब कि इसके साथ कोई एक पर्सन, मेल, सिंगुलर में रहेगा ही रहेगा, जो कि ए और बी में कहीं नहीं है। यहां पे सीक्रेट पर्संस हैं, यहां पे क्लैंस हैं, यहां पे दिया हुआ है कंकरर। तो डी और सी तो एक साथ आएगा, तुम्हारा ये कैंसिल हो गया। अब डी और सी के साथ ए और बी, या बी और ए, देखिए आप ध्यान दीजिए, बी और ए यहां अलग अलग, यहां ए और बी अलग अलग, यहां पे दोनों साथ में, लेकिन बी ए की ए बी। अब ये आपका डिसीजन करना है कि इनका अगर आपस में कनेक्शन है तो ये साथ में रखेंगे, तुम्हारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये दोनों अलग अलग थॉट के हैं तो फिर आप हमको बी, सी और डी में से कोई एक चुनना पड़ेगा, क्योंकि डी और सी तो साथ में आएगा, ऑप्शन नंबर सी और डी में से। अब देखो, सेक्रेट पर्सन शैल स्ट्राइक विथ वेपन्स, फायर और पॉइजन, शैल बी मेड टू स्ट्राइक एट वीक पॉइंट। दोनों में लोग कैसे स्ट्राइक करेंगे ये लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो साथ में आएगा। तो अगर साथ में आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि इन दोनों में अलग अलग कर दिया है।
सो तुम्हारा आंसर ए हो जाएगा। हमें ये नहीं सोचना है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेंटेंस चुनने में थोड़ी दिक्कत थी। तुम्हारा थर्ड नंबर बहुत आसान क्वेश्चन, हैज कॉल्ड, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कीजिए। पीपुल फियर हिम बिकॉज ऑफ हिज विंडिक्टिव नेचर। विंडिक्टिव का सिनोनिम पूछ रहा है। अगर आप सेंटेंस देखो तो वायलेंट भी जा सकता है, क्रूएल भी जा सकता है, लेकिन मैंने विंडिक्टिव का सिनोनिम पूछा है, और विंडिक्टिव का सिनोनिम होता है जो हमेशा किसी से बदला लेने के लिए प्रेरित रहता है। नेक्स्ट, मिलीस, आई हैव मिलीस टुवर्ड्स नन। अब मिलीस का एंटोनिम पूछ रहा है, और मिलीस का मतलब होता है किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष, और इसका उल्टा सिंपैथी नहीं, उसके प्रति सद्भावना, कि अगर उसका बुरा हो तो मेरा ईर्ष्या या द्वेष है, उसके प्रति अगर ये हो कि उसका अच्छा हो तो ये गुडविल है। सिंपैथी उसके कंडीशन को लेकर मेरे को सहानुभूति होगी। और मिलिस का मतलब दुश्मनी नहीं होता है, ईर्ष्या द्वेष होता है। सो आंसर इज बी। अ व्हाइट एलिफेंट फ्रेज, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत महंगी हो लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता हो, दैट इज कॉल्ड व्हाइट एलिफेंट। ठीक है। नेक्स्ट, ये नरेशन बहुत अच्छा था, और ये ध्यान देना नरेशन के क्वेश्चन में कि आपके पास इस क्वेश्चन में कितने सेंटेंस हैं, तुम ध्यान दो। सो हेल्प मी हेवन, अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, एक सेंटेंस। आई नेवर स्टील अगेन, दो सेंटेंस, दो सेंटेंस हैं, और दोनों का थॉट अलग अलग है। एक तरफ वो बोल रहा है हे भगवान मेरी रक्षा करो, और दूसरी तरफ वो बोल रहा है, वचन दे रहा है कि मैं कभी गलती नहीं करूंगा, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। अब ऐसा दोनों में मीनिंग चाहिए। अभी आप देखो, ही एक्सक्लेम्ड टू हेवन, अगर आपका आंसर रहा होगा क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। एक्सक्लेम टू हेवन का मतलब नहीं, यहां पर तो हेल्प मी लिखा हुआ है। एक्सक्लेम का मतलब भाव व्यक्त करना, सहायता मांगना नहीं, और इसी के चलते आपका ऑप्शन डी होगा। कॉल अपॉन का मतलब किसी को सहायता के लिए बुलाना, और रिजॉल्व का मतलब वचन देना। हम वचन दे रहे हैं कि हम कभी चोरी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर, ब्लैंक स्पेस। हिज एक्सपोजर टू द वाइडल इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड केम ऑलमोस्ट डैश एंड नॉट बाय डिजाइन। मैं इस वर्ड से ये फिलर बन रहा है। बाय डिजाइन का मतलब पर्पसफुली, जानबूझकर, इंटेंशनली, सोच समझकर, डेलिबरेटली। और उसने बोला कि वो सोच समझ के नहीं हुआ था, अपने अपने हो गया था, नेचुरली हुआ था, सोच समझ के। अब जरा सोचो, डेलिबरेटली का वही मीनिंग हो जाएगा, पर्पसफुली का वही मतलब हो जाएगा। ये दोनों का मतलब होता है जानबूझ के, बाय डिजाइन। और साइमल्टेनियसली का मतलब दो चीजों का एक ही समय पे चलना, वो तो मीनिंग प्रोविडेंशियली, लकली, भाग्य से, डिसाइड करके नहीं। क्वेश्चंस इस बार अच्छे लेवल पे हैं, टारगेट कीजिएगा। दे विल सेंड, और तो कोई होगा नहीं। नेक्स्ट, रोहित विल हैव टू इंप्रूव हिज हैबिट इफ ही वांट्स टू कीप हिज जॉब। अपने हैबिट को इंप्रूव करना, अपने आदत में सुधार लाना, और वो तो यहां पे मीनिंग है ना। स्पीक हिज माइंड का मतलब अपने विचार को बिना छुपाए क्लियरली व्यक्त कर देना। स्टील द शो, किसी जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना। एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एकदम दोबारा, एकदम शुरुआत से स्टार्ट करना। द बॉय कम्स ऑफ एन एफ्लुएंट फैमिली,
एफ्लुएंट का मतलब समृद्ध होता है, तो उसका उल्टा पुअर हो जाएगा। 12, यहां पे भी एक कंफ्यूजन है। आई विल गिव यू 100 रुपीज टू कीप योर माउथ शट। अब बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है कि बी डाल दिया हो, सी ऑफर्ड हिम। ये उस सेंटेंस का मीनिंग है, नरेशन नहीं चेंज हुआ है। नरेशन जब चेंज करोगे तो एक सेंटेंस यहां और दूसरा यहां, सेंटेंस बनाना पड़ेगा। और सेंटेंस में सजेस्टेड या प्रपोज्ड में उसने प्रपोजल दिया ना कि मुंह बंद रखोगे, सजेशन सलाह नहीं दिया, प्रपोजल दिया कि मुंह बंद रखोगे तो 100 रुपया दूंगा। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आप ये ध्यान देना, अडेप्ट एट का मतलब होता है स्किल्ड इन। फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स मैं स्किल्ड हो गया हूं अपने इमोशन को हैंडल करने में, क्योंकि सब्जेक्टिव का मतलब निजी, पजेसिव किसी चीज के अधिकार को लेकर, एप्रिसिएटिव किसी चीज को एनालाइज करना, और अडेप्ट एट का मतलब स्किल्ड। इनकरेक्ट वर्ड इम्पर्टिनेंट, उदंड, NENT। इंपेरियल राजा की तरह, इंप्लीकेशन इनडायरेक्ट मीनिंग, इनडायरेक्ट अर्थ किसी चीज का, एंड इम्पेचुअस जिसमें पेशेंस ना हो, अधीर, इम्पेशेंट। इस क्वेश्चन में देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। किंग हुसैन इनवाइटेड अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, ठीक। उसके बाद आप ये ध्यान दो कि आपका यहां पे लिखा हुआ है ही वांटेड, ही ऑल्सो वांटेड देम, और देम हो गया एक्सपर्ट्स के लिए। तो तुम्हारा यहां पे, क्योंकि तुम S4 को देखो, अकॉर्डिंगली उसके अनुसार एन एक्सपेडिशन ऑफ न्यू एक्सपर्ट्स इन कंजर्वेशन, यहां पे जो देम था ना, ये देम अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश स्कॉलर, साइंटिस्ट एंड नेचुरलिस्ट, वो चाहते थे कि ये काम हो। एंड उसके अनुसार, क्योंकि P नंबर तो बाद में जाएगा ना, वो एक एक्सपेडिशन जॉर्डन गया और उन्होंने ये सब कलेक्ट किया। सो पहले R और उसके बाद Q, क्योंकि ऑल्सो लगा हुआ है, R और Q एक साथ, इसीलिए आंसर इज सी। ये क्वेश्चन ब्लैंक था लेकिन आसान था, ये नॉर्मल सेंटेंस अरेंजमेंट से। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे नजर डालिए आप। अभी आप इस पे ध्यान दो कि आपका इट ट्राइज, इट इन्वेस्टिगेट्स, ये इट कौन है? इट कौन? क्योंकि यहां पे टैक्स अथॉरिटी, क्या टैक्स अथॉरिटी या स्टेट? जरा सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इट ट्राइज टू ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं कि ये टैक्स अथॉरिटी के लिए लगा हुआ है या स्टेट के लिए लगा हुआ है। और पहला सेंटेंस क्या होगा? तो पहला तो यही होगा ना, एक स्टेट, राज्य सरकार क्या करती है जब टैक्स मोरालिटी बहुत कम हो। टैक्स मोरालिटी का मतलब लोग अपने टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं, ड्यू जो पेमेंट होता है। अब आप देखो, इनकम सोर्सेज एंड स्पेंडिंग, तो ये टैक्स पेयर्स की जासूसी करती है, वो उनके इनकम सोर्स को, स्पेंडिंग को करती है। एंड एग्जैक्टली व्हाट द टैक्स अथॉरिटी ट्राइज टू डू नाउ इफ इनकंसिस्टेंटली, और एग्जैक्टली यही काम टैक्स अथॉरिटी करते हैं। तो स्टेट ABCD तुम्हारा पूरा एक साथ है, आ जाएगा डायरेक्ट एकदम। ये तुम्हारा पहला सेंटेंस, एग्जैक्टली व्हाट का मतलब एग्जैक्टली दिस इज द थिंग द टैक्स अथॉरिटी ट्राइज टू डू, और दिस इज द थिंग का मतलब ये दोनों उसके पहले आएगा। 17 नंबर, अगर आप कांस्टेंट एफर्ट लगा रहे हो अपने किसी चीज को अचीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। कॉमन एरर, जब द रीजन ऑलरेडी लगा हुआ है कारण, तो फिर बिकॉज वहां पे नहीं लगता, उसके जगह पे आप
दैट का इस्तेमाल करते हो। द रीजन के साथ जब कारण यहां हो ही गया, कारण ये है कि, कारण ये है क्योंकि नहीं बोलते हम। सो जहां बिकॉज है वहां पे एरर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगर यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। टोल्ड यहां लगा हुआ है, सेड हो गया। फ्रॉम वन ऑफ द मीन, और यहां पे कैन लगा हुआ है जबकि यहां पे पास्ट है, तो आंसर इज सी। टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल मेट टू डिस्कस अबाउट, अगर डिस्कस लगा हुआ है वर्ब तो उसके बाद अबाउट का यूज नहीं होता है। आई हैव टू डिस्कस द मैटर। डिस्कशन के साथ अबाउट लग सकता है, डिस्कस के बाद जिस बात पे डिस्कशन करना है उसको, आई हैव टू डिस्कस द मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यहां देखो, तुम्हारा ऑप्शन बता रहा है कि ए नंबर तुम्हारा पहला होगा, ठीक है। अब अगर ए पहला होगा तो तुम ध्यान दो, ध्यान देना सेंटेंस को पढ़ के। शार्प आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द कंट्री। देश में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, सैद्धांतिक रूप से बहुत ज्यादा मतभेद है। इथनिक, रीजनल, लिंग्विस्टिक एंड मटेरियल डिस्पैरिटीज आर प्रोफाउंड। वहां पे असमानता बहुत ज्यादा है। दस देयर इज श्योरली बी क्योस, वहां पे अव्यवस्था होगा। 10 और अव्यवस्था होगा तो इन दोनों के कारण ना, मतलब तुम्हारे बी को अंतिम सेंटेंस बनना होगा। ध्यान देना, इन दोनों के कारण वहां पे अस्त व्यस्तता रहेगी। सो तुम्हारा जो सेंटेंस का आंसर होगा, ए तुम्हारा पहला दिया ही हुआ है और तुमको बी को लास्ट लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अटपटापन था, आप ये ध्यान रखिए। आप जब बनाए होंगे ना तो आपको दिक्कत हुई होगी। मैं इसको कैसे देखा, आप मेरे अप्रोच को देखो, आपने कैसे बनाया था, मेरा अप्रोच क्या था, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन था। सी पहला, बी पहला, डी पहला, ए पहला, तो ये तो कंफ्यूजन का ऑलरेडी पार्ट हो ही गया। अभी आप अगर ध्यान दो तो क्या लिखा हुआ है, टुडे इंडिया रैंक्स 5th इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशंस। आज इंडिया 5वें स्थान पे है इंटरनेशनल कंट्रीज के बीच में। अब आप जरा देखो, 1917 में ये एक अंडर डेवलप्ड कंट्री था जिसका पर कैपिटा इनकम बहुत कम था, और आज तो बी और डी तुम्हारा एक साथ आएगा, क्योंकि यहां देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन की चर्चा है यहां दोनों पे। यहां पे इसका स्थान नीचे था, इसका स्थान ऊपर था, तो बी और डी अगर एक साथ रखना है तो मैं ये काट दूंगा। अब इन दोनों में से एक बात ध्यान रखिए, सी ए और ए सी। अब जरा आप ध्यान दो कि कौन से ऑप्शन को आपको चुनना है। इंडियाज एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन is characteristics of the difficulties faced by a newly independent developing country. इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन में वही समस्याएं आई जो कि एक नए नए स्वतंत्र देश को आती है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 3, इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द रिजल्ट ऑफ अ कंसस डेलिबरेट पॉलिसी। एक कंसस, सोच समझ के, प्लानिंग करके एक पॉलिसी बनाया गया। तो ए और सी साथ में आएगा। पहले यहां तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और यहां पे उनको जो झेलना पड़ा वो तुम्हारा पहले आएगा, तो ए और सी साथ में आएगा। तो सी ए को हमको चेक नहीं करना है। डन। नेक्स्ट 23।
लाइफ इज ए स्ट्रगल, एट एवरी स्टेप ऑब्स्टेकल्स हैव टू बी रिमूव्ड एंड डैश हैव टू बी ओवरकम। इन पे काबू करना होगा। जब ऑब्स्टेकल्स हैं तो यहां पे हिंड्रेंस जाएगा, बाधाएं। आगे, इट इज सैड टू फाइंड दैट द रीडिंग हैबिट अमॉन्ग, इट इज सैड, दुख की बात है, पॉजिटिव नहीं है, कि रीडिंग हैबिट जो हमारे यंग मेन एंड वुमेन हैं, आप लोग, उसमें रीडिंग हैबिट कम हो रहा है ना। राइज कैंसिल, डिक्रीजिंग ऑन द डिक्रीजिंग होगा नहीं, ऑन द वेन होता है। या तो हम लिखते इज डिक्रीजिंग, इज रिड्यूसिंग, या ऑन द वेन। ऑन द वेन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। नेक्स्ट, तुम्हारा 25 नंबर क्वेश्चन, आंसर सी। अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, एक ऐसी किताब जिसमें नाम और एड्रेस रहता है, उसको डायरेक्टरी बोलते हैं। मैनुअल, किसी चीज को कैसे हैंडल किया जाता है, उस बुक, गाइड बुक को बोलते हैं। डायरी और कैटलॉग, कैटलॉग एक सूची होती है। नाम और एड्रेस के लिए डायरेक्टरी होता है। 27 नंबर क्वेश्चन पर नजर डालिए। 27 नंबर में आप जरा ध्यान दो, ऑल दीज मेजर्स, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि इसके पहले मेजर्स तो लगे हुए होंगे, तभी तो दीज मेजर्स लिखा हुआ है, और मेजर्स यहां है। तो अगर मैं ए के बाद बी रखूं तो तुम्हारा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तुम्हारा एक और चीज कि तुम्हारा ए तो पहला सेंटेंस होगा ही, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंप्राइजेस द वेरियस पॉलिसी मेजर्स एंड चेंजेस, वो तुम्हारा टॉपिक है। क्योंकि यहां बोल रहा है उद्देश्य बड़ा सिंपल है, तो ए को पहला लेना है, उसके बाद अगर बी डालना है तो तुम्हारा आंसर बी हो गया। तुम हमेशा ध्यान दो कि मैं क्वेश्चंस को बनाने के लिए कभी भी सेंटेंसेज नहीं पढ़ता, उनमें क्लू खोज के मैं सेंटेंसेज को आपस में सेट करता हूं, क्योंकि सेंटेंस में मांगता यही है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, आपको बनाने में कंफ्यूजन हुआ होगा। दैट का एक्चुअली मैं अभी बताऊं, दैट का बहुत सारा यूज होता है। एक दैट का मतलब वह होता है, चाहे वो प्रोनाउन है या डिटरमाइनर है। एक दैट का की वाला यूज होता है, एक सो के साथ दैट लगता है, एक सच के साथ दैट लगता है, एक सो दैट एक साथ होता है ताकि। और इसी मीनिंग में हम दैट का भी इस्तेमाल करते हैं। हम सो दैट नहीं लगा के दैट भी लिख सकते हैं। ये हो सकता है कि आपको आइडिया नहीं हो, सो दैट के जगह पे हम दैट भी इस्तेमाल करते हैं। अब अगर पहले इसको देख लो, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। यहां अभी हम खाते हैं कि, वो हिंदी में की से मतलब नहीं है, राम सेड दैट, राम ने कहा कि, यहां पे सो दैट के मीनिंग में यूज हुआ है। और सो दैट के मीनिंग में कहा जाता है कि इसके बाद जो सेंटेंस आता है उसमें आप मे प्लस V1 लगाते हो, वर्ब का फॉर्म बंधा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हो, और कुड प्लस V1 भी इस्तेमाल होता है। यही 3 अलाउड है सो दैट के बाद वाले सेंटेंस में। और अगर आप देखिए, माइट लगा हुआ है नहीं हो सकता, शैल लगा हुआ है नहीं हो सकता, शुड लगा हुआ है नहीं हो सकता, मे लगा हुआ है, इसलिए आपका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। कुड होता चलता,
वी लिव तब भी चल जाता। आगे, लेट अस डैश अ स्ट्रॉन्ग विल, अपने में स्ट्रॉन्ग विल पैदा करें। अ कीन मेंटल डिजायर, मन में एक तीव्र इच्छा रखें। एंड डिटर्मिनेशन टू, और एक तो ये सब चीजें पैदा करनी है। अब आप क्लोज टेस्ट देखें। वर्ल्ड वाइड जर्नलिज्म एंड न्यूज इंडस्ट्रीज आर स्ट्रगलिंग, ये स्ट्रगल कर रहे हैं इन दिस डिजिटल एज टू डैश देयर रेलेवेंस एंड वैल्यू अंडर प्रोफाउंडली चेंज्ड, कि अपना वो रेलेवेंस बरकरार रख सके। अब बरकरार रखने का उनका रेलेवेंस खत्म हो गया है। विथ होल्ड का मतलब किसी चीज को रोक लेना। रीएसर्ट का मतलब हम उसका दावा करेंगे, हम उसको एस्टेब्लिश करेंगे फिर से। टू रीएसर्ट देयर रेलेवेंस एंड वैल्यूज, प्रोफाउंडली चेंज्ड सर्कमस्टांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस जो बदल गए हैं, एंड बदलते हुए, बदले हुए और बदलते हुए, क्योंकि वेराइटी लगाओगे तो वेराइटी के बाद ऑफ लगेगा। स्टैग्नेंट होगा नहीं, क्योंकि इधर में चेंज्ड है। स्टैग्नेंट का मतलब होता है नॉट चेंजिंग, और प्लेथोरा का मतलब होता है मेनी, और मेनी का कोई मतलब नहीं आ रहा है। सो बदली हुई परिस्थिति और बदलती हुई परिस्थिति में अपने रेलेवेंस को वो रीअसर्ट करें। उसके लिए in response to the challenge, a strong view is forming within the profession that one way to ensure that the activities that dash journalism, वो एक्टिविटी जो जर्नलिज्म को बनाती है, जो जर्नलिज्म की पहचान है, कंस्टिट्यूट, मेक नहीं होगा। मेक एक जनरल वर्ड है जब आप किसी ऑब्जेक्ट आदि का फॉर्मेशन करते हो। कंस्टिट्यूट जिनसे वो मिल के बना है, इसीलिए कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। दैट कंस्टिट्यूट जर्नलिज्म विल कंटिन्यू टू मैटर इज टू होन, स्ट्रेंथन एंड डेवलप इट्स प्रोफेशनल कैपेबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन इंपॉर्टेंट टास्क। इंपॉर्टेंट का मीनिंग चाहिए, ट्रिवियल का मतलब अनइंपॉर्टेंट, ट्राइट का मतलब घिसी पिटी बात, फ्रिवोलस अनइंपॉर्टेंट। सो तुम्हारा क्लोज टेस्ट ठीक ठाक था, अच्छा अच्छे लेवल पे था। अब आप जरा ध्यान दो, कंप्रीहेंशन में बहुत मजेदार कंप्रीहेंशन था। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा डेफिनेट डिफरेंस नहीं है बेब और रस्टी के बीच में। ध्यान दीजिए, उनका रस्टी वॉज अलाउड टू गो वेयर एवर ही वॉन्टेड टू, बट बेब वॉज नॉट। रस्टी को हर जगह अलाउड था, बेब हर जगह नहीं जा सकता था। बेब वॉज रिकैल्सिट्रेंट, बेब बड़ा उदंड टाइप का था, रस्टी डोसाइल नम्र था। नॉट पूछा है, कोई कौन सा डिफरेंस नहीं है। देयर वेट, उनका वेट अलग अलग था। एंड बोथ ऑफ देम बिलोंग टू डिफरेंट ब्रीड्स, और दोनों का ब्रीड अलग अलग था। अब आप अगर ध्यान दो तो रस्टी के ब्रीड के बारे में बात नहीं किया हुआ है, और आप अगर ध्यान दीजिए कि यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक जगह पे बेब के ब्रीड की चर्चा हो रही है, ध्यान दीजिए। जब वो यहां पे गया तो ही रिफ्यूज टू कम डाउन, वो ट्रक से नीचे आने से उसने मना कर दिया। सो चैपल विसिल्ड फॉर हिज डॉग जेसी, तो चैपल ने सीटी मार के अपने डॉग को बुलाया, जेसी को। बाय कोइंसिडेंस, संयोगवश, पार्ट गोल्डन लैब्राडोर, संयोगवश वो भी एक लैब्राडोर था। एकमात्र इसका दिया हुआ है कि ये लैब्राडोर था, और कोइंसिडेंस का मतलब बेब भी लैब्राडोर था, संयोगवश। तो लेकिन रस्टी के बारे में कहीं चर्चा नहीं है कि वो किसमें था।
वो कौन सा ब्रीड का था। सो हम रस्टी का चूंकि नहीं डिसाइड कर सकते हैं, तो हम ये डेफिनेटली तो नहीं बोल सकते, डेफिनेटली नहीं बोल सकते। बाकी तीनों में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन, कौन सा इंसान मतलब पुरुष या औरत नहीं है जिसके बारे में बताया गया है। तुम अगर ध्यान दो तो सब के बारे में, जेपी, चैपल, इलीन, चैपल ने एक इंसान था जिसने अपने डॉग को बुलाया, और जेपी सिस्टर इलीन। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहां पे हेनरिक्सन्स यार्ड, ये उस यार्ड का नाम था या उनका यार्ड था, बट वो इंसान के तौर पे यहां पे कहीं नहीं है। हेनरिक्सन्स का की चर्चा है ही नहीं पैसेज में, बस खाली नाम दिया हुआ है। सो वो आदमी यहां पे उनका डिस्कशन नहीं है, बाकी सब का डिस्कशन किया हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इन पैसेजेस को बनाओ, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा बनाएंगी। Which one of the following is not definitely true about babe according to the passage? कौन सा डेफिनेटली ट्रू नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है, वो अपने वेट के चलते बहुत पॉपुलर था। He was a Labrador, रस्टी वॉज नॉट। ये तो हम लोग काट ही लेंगे क्योंकि रस्टी का पता ही नहीं था। बेब बिकेम अ सोर्स ऑफ अर्निंग। ही वॉज हैवियर देन रस्टी, वो तो था, उसका वजन 290 किलो लिखा हुआ था, या पता नहीं कितना था, 225 किलो उसका वजन था। एंड ही बिकेम अ सोर्स ऑफ अर्निंग। यहां देखो, बेब वॉज रीसेटल्ड एज ए स्टार अट्रैक्शन ऑफ द डूडक इन। वो एक इस इन होटल में एक स्टार अट्रैक्शन बन गया। मतलब अट्रैक्शन मतलब लोग उसको देखने आएंगे तो नेचुरली कमाई तो बढ़ेगी। सो हम अपने वेट के चलते पॉपुलर था, ये डेफिनेटली नहीं बोल सकते। एंड इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, इसका मतलब क्या है? और लास्ट स्ट्रॉ का मतलब ये एकमात्र चीज, अंतिम चीज थी जिसके बाद उन लोगों को डिसीजन लेना पड़ा। One day when the house was empty, Babe and Rusty got inside. इलीन ने उनको देखा कि पूरे मड उन्होंने फैला दिया था। Babe was eating Rusty's dog food. He refused to leave. ठीक है, वो बाहर जाने से मना कर दिया। And that was so to speak was the last straw. और यही अंतिम चीज थी जिसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, अपने घर से इस जगह पे होटल में उसको भेजना पड़ेगा। दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। और अगर आप देखो तो ऑप्शन में उनको उसको वहां से शिफ्ट करने का ये अंतिम चीज था। नेक्स्ट, यहीं पर दिया हुआ है। आप जरा पैसेज को देखिए। पैसेज में ऐसा क्या था कि बहुत कम चीजें थी और इसके थॉट से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे थे। आप ध्यान दीजिए, द सेम हाई मेंटल फैकल्टी, वो जो मनुष्य के मेंटल फैकल्टी मतलब मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता जो बहुत ज्यादा है, विच फर्स्ट लेड मैन टू बिलीव इन अनसीन स्पिरिचुअल एजेंसीज, जिसके चलते आदमी ने अनसीन पावर मतलब देवताओं पे विश्वास करना शुरू किया। देन इन फेटिसिज्म, जादू टोना पे विश्वास करना शुरू किया। पॉलीथेइज्म, बहुत सारे भगवान बना लिए। एंड अल्टीमेटली इन मोनोथेइज्म, और अल्टीमेटली एक ईश्वर पे विश्वास करना शुरू किया।
इसी मेंटल फैकल्टी के वुड लीड हिम, वो उसको ले जाएगा, वही मेंटल फैकल्टी। एज लॉन्ग एज हिज रीजनिंग पावर रिमेन्ड पुअरली डेवलप्ड, जब तक उसका सोचने समझने की क्षमता पुअरली डेवलप्ड है, उसके मानसिक जो क्षमता है उसके चलते उसको वेरियस स्ट्रेंज सुपरस्टिशंस एंड कस्टम्स उसको कराएगा, वो अंधविश्वास करने लगेगा, वो तरह तरह के अजीबोगरीब परंपराएं अपनाने लगेगा। मेनी ऑफ देम आर टेरेबल टू थिंक ऑफ, बहुत सारे कस्टम्स हैं जिनके बारे में सोचना भी भयानक लगता है, जैसे सेक्रीफाइस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों का बलिदान करेंगे ब्लड लविंग गॉड के पास, मतलब इंसानों का बलिदान, बलि चढ़ाएंगे। इनोसेंट पर्सन को हम चेक करेंगे जहर देके या आग में जला के कि वो इनोसेंट है कि नहीं, जादू टोना करेंगे, शैतान की पूजा करेंगे, वही नेक्रोमेंसी भी वही होता है। ये सारी चीजें इंसान से करा देगा वो, जब तक उसकी तर्क शक्ति अच्छी नहीं होती है। Yet it will occasionally to reflect on the superstitions, these conjurations of diabolical power। conjuration का मीनिंग पूछा है, ये जो जादू टोना है, ये जो पावर यहां पे दिया हुआ है, for because they show us what an infinite debt of gratitude we owe for the improvement of our region, कि हम कितने आभारी हैं हमारे रीजन में, हमारी तर्क शक्ति में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, टू द साइंस। हम साइंस के चलते अपने तर्क शक्ति में इंप्रूवमेंट हमारे हुआ है, हम उसके कितने आभारी हैं कि हम यहां नहीं फंसते हैं। अब आपका बहुत सिंपल सा है, अंडर डेवलप्ड रीजनिंग अगर होगा, अगर हमारी तर्क शक्ति नहीं बढ़ेगी तो वो किस चीज का कारण बनेगा? क्रूरता का। हम लोगों को जलाएंगे, बलि देंगे। अगर ये पैसेज किसी आर्टिकल का पार्ट है तो टाइटल क्या होगा? टाइटल तो होगा ना, मनुष्य का विकास कैसे होता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र, साइंटिफिक मेथड टॉपिक नहीं है, मनुष्य का विकास कैसे होता है वो टॉपिक है। आगे, मैन्स बिलीव इन स्पिरिचुअल पावर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, मनुष्य ने अगर यहां पे विश्वास करना शुरू किया तो उसका कारण क्या था? उसके पुअर रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, अब आप सोचो कि ये चीज है या नन ऑफ दिस, पुअर रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल फैकल्टी, ये तो उन चीजों पे विश्वास का, वो चीजें धीरे धीरे करके वो डेवलप हुई। पहले अनसीन स्पिरिचुअल पैसेज, अनसीन स्पिरिचुअल एजेंसीज, फिर फेटिसिज्म, फिर पॉलीथेइज्म और अल्टीमेटली मोनोथेइज्म, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। एंड कॉन्जुरेशन का मतलब क्या? कॉन्जुरेशन का मतलब होता है हम भूत प्रेत आत्माओं को जो बुलाते हैं उसको कॉन्जुरेशन कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्वोकिंग। अब देखो यहां पे, व्हाट शुड एन एबल एडमिनिस्ट्रेशन नॉट रिलाई ऑन, किस पे उसको विश्वास नहीं करना, रिलाई मतलब डिपेंड नहीं करना चाहिए। एन एबल एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट रिलाई सो मच ऑन द पावर्स एंड प्रिविलेजेस, उस पे उसको रिलाई नहीं करना चाहिए, तो पावर्स एंड प्रिविलेजेस हो जाएगा। रिपरकर्शन का मतलब क्या? यू कैन मेक एन एम्प्लॉय गिव यू हिज कोऑपरेशन, तुम किसी एम्प्लॉय से कोऑपरेशन ले सकते हो बाय थ्रेटनिंग टू डिसमिस हिम, धमकी देके कि तुम उसको नौकरी से निकाल दोगे। बट दिस इज अ क्रूड मेथड, ये अच्छा मेथड नहीं है। विथ अनडिजायरेबल रिपरकर्शन, जिसका परिणाम अनडिजायरेबल होगा। परिणाम, कंसिक्वेंसेज। कौन सा सिंगल मोस्ट ड्राइविंग फोर्स है मनुष्य के, ग्रेट मैन के सक्सेस के पीछे? कौन सा सिंगल मोस्ट
फैक्टर है। एंड देखो, इट इज दिस फीलिंग दैट इंस्पायर्स एंड इंकरेजेज मैन टू स्ट्राइव फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सक्सेस। अब ध्यान दो, यहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है सेल्फ इंप्रूवमेंट। एंड प्रिविलेज का ऑपोजिट, विशेष जो अधिकार उसको मिला हुआ है। अब उसका तो एक ही चीज ना, उसको सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। सो आप अभी ध्यान दो, तो आपका पैसेज भी अच्छे लेवल पे था, एकदम अच्छा, सारी चीजें अच्छे लेवल पे थी, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आज से शुरू हो गया तो भी कंटिन्यू रहेगा, आपके एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू रहेगा। बीच बीच में मैं ग्रामर के टॉपिक्स डालता रहूंगा, हमारा वो चलता रहेगा। तबीयत अभी ठीक हो गई है तो अभी मैं कंटिन्यू रखूंगा। आप लोग इंथुजियास्टिकली इन पे पार्टिसिपेट करो इनके साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सी यू देन।